अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 3 बड़ी खबरों को हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले SCO शंघाई ताउन तंजीम का 25वां इजलास। ये इजलास इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल होगा कि पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। ज़ाहिर कि ये दोनों मेंबर ममालिक हैं और अमंग अदर्स जो चाइना इसका मेंबर है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है और बेलारूस है। तो 10 मई के बाद जो ये ख़ित्ता बल्कि पूरी दुनिया जिस तरीके से मुख्तलिफ एक रूप में सामने आई, उस हवाले से ये इजलास अहम होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ इम्कान ज़रूर है कि वहाँ पर चीन जो है अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए इन दोनों रहनुमाओं को एक साथ बिठाए ताकि खित्ते में इस वक्त जो ये टेंशन है इसको कम किया जा सके। और साथ ही साथ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि फोकस यहाँ पर सिंतास मुआहदे के हवाले से होना चाहिए, क्योंकि इसके बेशतर ममालिक जो हैं, इसके मेंबर ममालिक, वो इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अदालत कूद पड़ी और ट्रंप के जो आलमी टैरिफ पॉलिसी है उसको शदीद धचका लगा। ये क्या मामला है और कब तक ये टैरिफ बरकरार रहेंगे और उसके बाद की क्या सूरत हाल बनती है, इसको भी हम अपने प्रोग्राम में आज का मौजू बनाएंगे। और साथ ही साथ मानसून का जो इस वक्त तूफ़ानी और क़यामत खेज़ स्पेल जारी है, वो क्या क़यामत ढा रहा है और आगे हालात कितने संगीन हैं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आज के पहले टॉपिक शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास और इसके हवाले से हमीदुल मशरक़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मायानाज़ तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और माहिर मुआशियात सैयद उसामा रिजवी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मशरक़ी साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह से इस वक्त इस समिट को देखा जा रहा है, SCO इजलास को देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखिए, बात ये है कि ये बड़ा सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि ये जो मार्का हक यानी जो 6 मई से लेकर 10 मई तक जो पाकिस्तान और भारत की जंग रही और उसके बाद ये पहला मौका है कि SCO का न सिर्फ इजलास है बल्कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के सरबराहान मुमलिकत एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर पाकिस्तान की जहां बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि चीन से दोस्ती भी है, चीन ने पाकिस्तान के साथ इस दोस्ती का हक भी अदा किया इस जंग के दौरान। वहीं पर जिस अंदाज में आपने देखा, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी को ट्रंप की जानिब से जिस अंदाज में हटाया जा रहा है, या मैं कहूंगा जिस अंदाज में उसको धचका दिया गया है इंडिया को, उसके बाद इंडिया भी अब चाइना की तरफ देख रहा है और वो चाह रहा है कि किसी अंदाज में उसके चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। और इसके अंदर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के लिए एक नादर मौका है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हो। क्योंकि इस वक्त अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तो मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी क्लियरली एक शिकस्त खोरदा शख्स की बॉडी लैंग्वेज है, एक ऐसे शख्स की है जो जंग भी हार चुका है, जो अपने मुल्क में शदीद तनकीद का सामना कर रहा है, पॉपुलैरिटी उसकी बहुत नीचे गई हुई है और कांग्रेस समेत तमाम जो अपोजिशन है वो इस वक्त मोदी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, मोदी हुकूमत को वजीर आजम चेंज करने की बातें कर रही है। लेकिन ये मुझे बताइए कि चाइना के कैंप में अगर वो जाता है और वहां पर सिंतास मुआहदे के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से वो कुछ अपनी पॉलिसी को नरम करते हैं, तो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है मोदी की वो तो उसके खिलाफ हो जाएगी फिर। देखिए, बात यह है कि अगर एक बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत बात हुई और उसी के तहत एक बात हो रही है कि किसी न किसी अंदाज से अनडिक्लेयर्ड तौर पर भारत जो है वो किसी भी तरह सिंतास मुआहदे के ऊपर वो जो अमल दरामद है वो हर हालत में अब जारी रखे। और उसके अंदर जो बुनियादी बात है कि दोनों इंडिया के अंदर बिल्कुल मोदी पब्लिक से फेस सेविंग चाहता है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अमली तौर पर कोई भी भारत का इकदाम बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, और कोई भी अमली तौर पर कोई अंडरटेकिंग ले ले किसी तरह की जो है वो सूरत हाल बेहतर है। जी उसामा, मैं आपकी तरफ आता हूं। देखें, ये जो SCO इजलास है ये बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ है। तो हमारा तो इस खत्ते में जो सबसे बड़ा जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर के हवाले से है। आप कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि मौजूदा हालात में मेंबर कंट्रीज जो हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं, जोर डाल सकते हैं इंडिया के ऊपर? देखेंगे जो इस वक्त इवेंट हो रहा है SCO, ये एक बड़े इंटरेस्टिंग टाइम के ऊपर हो रहा है। जैसे अभी दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि जो इंडिया है
इंडिया इस वक्त डिप्लोमेटिक डिफीट का शिकार है, और जब इंडिया और पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो आमने सामने आएंगे तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान है वो इस वक्त डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर यूएस के साथ काफी ज्यादा पॉजिटिवली बल्कि विन कर चुका है। तो एक तो ये डायनामिक बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। दूसरा, मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ अजरबैजान को भी। हमें याद है कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर काफी बार अजरबैजान भी गए हैं, और अजरबैजान ग्लोबली भी अगर आप देखा जाए तो रिसेंटली कितने मीडिएशन के जो इवेंट्स हैं, जो उसके जो टॉक्स हुई हैं वो बाकू के अंदर हो रही हैं। तो सेंट्रल एशिया, चाइना के अलावा सेंट्रल एशिया कंट्री जो है ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वो सपोर्ट कर सकती हैं पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के लिए और कश्मीर के इशू के ऊपर भी। बट ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने अगले 10 साल के ऊपर पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन करनी है, तो मैं कोई इमीडिएट तो सोल्यूशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। अनाउंसमेंट हो सकती है बट इसके लिए प्रॉपर लॉबिंग करनी पड़ेगी, और लॉबिंग के लिए चाइना बट इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसमें अजरबैजान भी शामिल है, उसको हमें अपने ग्रुप में, अपने कैंप में लाना बड़ा जरूरी है, और आई थिंक उससे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है हमारे इस कॉज को। ठीक है मशरकी साहब, ये जो एससीओ ब्लॉक है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% है और ग्लोबल इकोनॉमी की 23% जो है यहाँ पर स्टेक है। इस हवाले से अब दुनिया जिस तरीके से रीशेप कर रही है अपने आप को, तो उसकी इंपॉर्टेंस पे जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सिग्निफिकेंस पे। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी हमने इसी के ऊपर एक बात की थी कि जो एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो अहमियत है वो पूरी दुनिया की, शायद वही बात है कि इतनी बड़ी आबादी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितनी ईस्ट के अंदर और फार ईस्ट के अंदर जितनी भी तरक्की हो रही है वो तमाम ममालिक किसी न किसी अंदाज में इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद रशियन स्टेट्स हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में, जो अब हमने बात की थी कि शायद चाइना की तरफ से अल्टरनेट करेंसी की बात की जा रही थी, फिर उसके बाद वो जो पेट्रो डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करने की या कम करने की बात की जा रही थी, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जगह कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की बात की जा रही थी। ये तमाम बातचीत जब हो रही थी तो उसके अंदर जो जिस चीज को कंसिडर किया जा रहा था वो एससीओ की ही तंजीम थी कि इस अंदाज की तंजीम या इस अंदाज का प्लेटफॉर्म कितना कामयाब चल रहा है। मेरा जाती ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों और सालों में चाइना की जहां पर अहमियत दिफाई तौर पर बहुत बढ़ गई, स्ट्रेटेजिकली बहुत बढ़ गई, इकोनॉमिकली बहुत बढ़ गई, वहीं पर अब वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर भी चाइना का रोल जो है वो बड़ा वाजे होता जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा चाइना, नहीं सर, चाइना की आप बात करें, मुझे ये बताइएगा कि फिलहाल तो कोई नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ऐसे मौके पे कुछ साइडलाइन जरूर मुलाकात हो जाती है। तो चाइना इस वक्त चाहेगा कि इस तरह का कुछ अरेंजमेंट किया जाए? मेरा ख्याल ये कि चाइना बिल्कुल चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है उसको रिलीज करने के लिए काम किया जाए, और अगर मुलाकात नहीं भी होती है तो एक शेक हैंड, एक गर्मजोशी का या एक रिकंसिलेशन का शेक हैंड मुफाहमत की तरफ आ जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि अभी पाकिस्तान, देखिए डीजीएमओ लेवल पे पाकिस्तान इंडिया के जो है वो कनेक्शन चल रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल के बाद इंडिया की तरफ से हमें बताया भी गया, चाहे वो लेट बताया गया, जो भी हुआ कहीं ना कहीं उसने बताया। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर लेवल के ऊपर भी बातचीत की बात हुई। तो मेरा ख्याल ये है कि एससीओ के अंदर एक नादर मौका है इंडिया के लिए भी, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। हम गो के जंग जीते हुए हैं, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि खित्ते के अमन के लिए वी आर रेडी टू स्टेप फॉरवर्ड। सो मेरा ख्याल ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं होगी। मोदी को बिल्कुल फैसला करना होगा, क्योंकि वही अगेन बात है कि डोमेस्टिक जो उसकी सिचुएशन है वो उसको बहुत सारी चीजों से रोकेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर चाइना कोशिश करे और अगर मोदी थोड़ा सा विजडम दिखा दें तो ये एक सूरत हाल जो है वो खित्ते में अमन की तरफ जा सकती है, और ये बड़ी गेम चेंजर एससीओ साबित हो सकती है। ठीक है, अब जरा दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी इससे काफी कहीं ना कहीं आकर जुड़ जाता है, जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो इस वक्त चल रही है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं नाज़रीन, अदालत अमरीकी वो कूद पड़ी और ट्रंप के आलमी टैरिफ पॉलिसी को इस वक्त धचका लगा है। ट्रंप ने इमरजेंसी इख्तियारात जो है उनसे तजावुज़ किया, ये अमरीकी अदालत ने कहा। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो है इसकी वायलेशन किया, उसमें सदर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। ये दुनिया भर में जो टैरिफ इस वक्त आयद किए उनके हवाले से, और ये फैसला जो है 7
4 के तनासुब से आया। 7 मेंबर्स ने जो है या जजेस ने ट्रंप की इन टैरिफ पॉलिसीज़ की मुखालफत की। अब यकीनन जो ट्रंप गवर्नमेंट है, अमेरिकी हुकूमत है, वो इस फैसले को अदालत में इंटरनेशनल या सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर चैलेंज करेगी। लेकिन अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला बरकरार रखती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो सदर ट्रंप है उनकी सियासी ताकत जो है वो कितनी कमज़ोर होगी, और एक जो डील मेकर का उनका इमेज है वो कहाँ पर खड़ा होगा। इसके ऊपर ज़रा तजिया चाहूँगा मशरक़ी साहब, पहले आप ज़रा अपना अपना पॉइंट क्लियर करें इस पे। जी इमरान साहब, इसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स ने भी ऑलरेडी उसके ऊपर बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि उनकी जो है इकोनॉमी बड़ी उसमें इफेक्ट होगी, और इससे इनकार नहीं कि कई जगह कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो इख्तियारात है उससे तजावज किया। लेकिन जो इसके अंदर बुनियादी बात जो अभी आपने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि चूंकि ट्रंप इंतजामिया इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपब्लिकन जजेस बैठे हुए हैं उनकी मेजॉरिटी है। सो यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी बिना के ऊपर ट्रंप इंतजामिया या प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इतने परेशान नहीं हैं, कि उनको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट से वो अपने हक में फैसला ले सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि इस 7-4 के फैसले से एक बात वाजे हो गई कि बहरहाल अमेरिका का जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो ये बात समझ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत ज्यादा अपने इख्तियारात से या तो तजावुज कर रहे हैं या उन इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी कोई पहले मिसाल नहीं मिली। मशरक़ी साहब, दुनिया भर में अमरीकी इंसाफ, निज़ाम इंसाफ जो है उसकी बात की जाती है, लेकिन हम तो हमेशा यहाँ पर अपना रोना रोते थे कि जनाब हुकूमत अपने जजेस लगाती है, उनको सूट करते हैं। तो ये तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना हो गया। फिर ये तो अमेरिका में भी इसी तरह के कानूनी मामला इसी तरह अदालतें काम करती हैं। बिल्कुल इमरान साहब, ऐसे ही आपको याद होगा कि ट्रंप के पिछले दौरे हुकूमत में बहुत बड़ा तनाजा हुआ था जब वो अपने रिपब्लिकन आइडियोलॉजी के 2 जजेस को बिठाना चाह रहे थे, और उसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस के अंदर और अमेरिकन सेनेट के अंदर बड़ी बहस हुई थी। और इसी तरह मौजूदा सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने पहले आने से पहले आपने जब तैयारी थी प्रेसिडेंशियल टेकअप करने की, तो उस वक्त ही उसने जो रिपब्लिकन जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाकर अपने आप को सिक्योर कर लिया ताकि वो कोई भी इकदाम करें तो अदालती तौर पर उनको शील्ड हासिल हो। और ये अमेरिका का जो सिस्टम है ये मतलब इसी तरह चलता है। उसमें डेमोक्रेट्स जबकि हुकूमत आती है तो उनकी कोशिश होती है कि उनके हमनवाज जजेस भी साथ बैठे। जी उसामा रिजवी साहब, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं इन हालात को, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 14 अक्टूबर के बाद नए नाफिज शुदा टैरिफ खत्म हो जाएंगे, ज़ाहिर है कि उससे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी, और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं कि जनाब अगर ये नए टैरिफ्स जो हैं ये ख़त्म हो गए तो इस बीच में जो ये इतना बड़ा टैक्स लिया गया था इसका क्या होगा, ये उनको वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा ये कि 50% टैरिफ जो है इस वक्त भारत के ऊपर लगा है और वो यकीनन इससे परेशान है। तो मौजूदा फैसले से वहाँ पर कुछ कम्फर्ट आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो डिस्कशन हो रही थी उसी के ऊपर ये जो इशू है रूल ऑफ लॉ का, वो जाहिर है कि दुनिया के हर मुल्क में परफेक्शन या आइडियल लेवल पे तो नहीं होता, बट जहां ट्रंप ने जजेस अपनी मर्जी के अगर रखे भी हुए हैं तो दूसरी तरफ जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का चेयरमैन है जेरोम पावेल, जिसके खिलाफ ट्रंप बहुत ज्यादा बोलता भी है, बल्कि उसने इडियट भी कहा है इन अ ट्वीट, बट वो उसको नहीं हटा पा रहा। तो आई थिंक कि जो ये ममालिक है इनमें करप्शन या ये वाली चीजें इन्फ्लुएंस जरूर है, बट उसका एक बैलेंस भी है, उसका एक काउंटर बैलेंस भी है। जबकि पाकिस्तान या और दूसरे ऐसे जो ममालिक हैं उनमें उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और जो एक इम्प्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा है। आगे वाली जो बात आपकी टैरिफ्स वाली बात है, अभी 14 अक्टूबर तक टैरिफ्स लगे रहेंगे, इम्पोज रहेंगे। जैसे अभी बात हो रही थी कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अपहेल्ड ना करे और टैरिफ्स आगे भी रिज्यूम कर लें। अगर तो टैरिफ्स आगे रहते हैं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इमरान भाई इस वक्त वो बड़े इंटरेस्टिंग है। यूएस अपेरेंटली बड़ा अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर आप उसके जैसे कहते हैं ना, आप डीप डाइव करते हैं या एक ज्यादा अच्छा व्यू लेते हैं, होलिस्टिक व्यू लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है यूएस का, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में नीचे जाती हुई नजर आ रही है। मॉर्गेज के जो लोन्स हैं उसकी अमाउंट बढ़ती हुई नजर आ रही है।
NFIB एक स्मॉल बिजनेस इंडेक्स होता है और यूएस में स्मॉल बिजनेसेस आई थिंक 45 to 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिजनेस ओवरऑल का, तो उसका जो अनसर्टेनिटी इंडेक्स है वो भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। उसके ऑपोजिट अगर हम चाइना को देखें तो उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी अच्छे जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हाई टेक ग्रोथ डबल डिजिट बढ़ी है पिछले हाफ के अंदर, और सेकंड हाफ ऑफ 2025 के अंदर भी ये ट्रेंड बरकरार नजर आता है। ठीक है, यानी एक फेयर ऑफ अननोन, एक वल्नरेबल सिचुएशन जो है वो आगे हो सकती है, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है इस वक्त इन तमाम इंडाइसिस को देखते हुए। मशरकी साहब, ये जो मैं पॉइंट इससे रिलेट करना चाह रहा था कि इंडिया इस वक्त क्या सोच रहा होगा, और फिर यकीनन जो SCO, फिर जो वो चाइना का ब्लॉक है या SCO का इजलास, उस हवाले से ज़रा इन फैसलों को अगर आप रिलेट कर सकें। बिल्कुल इमरान साहब, बड़ा क्लियरली रिलेट करती है। एक चीज तो आपने देखा कि पिछले 10 दिनों के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स आई कि इंडियन इंडस्ट्री बंद होती नजर आ रही है, अनसर्टिनिटी की वजह से, इस टैरिफ की वजह से उनके ऑर्डर्स उनके हॉल्ट हो गए हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया के अंदर बिजनेस के कम्युनिटी में बहुत बड़ा पैनिक है। इसलिए वो अल्टरनेट मार्केट और अल्टरनेट चॉइसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वहां पर चाइना के साथ अगर ये बेहतर ताल्लुकात नहीं बना पाते हैं, या मामला जो हैं चाइना के साथ भी उनके बॉर्डर के इश्यूज हैं, आपको पता है 2 जंगें हो चुकी हैं, हाँ। अगर वो अब सेटल नहीं करते हैं तो इंडिया के लिए मजीद ट्रबल है। इसलिए इंडिया इस वक्त बड़ी, मैं समझता हूँ, वॉलेटाइल सिचुएशन में है, बड़ी ह्यूमिलिएटेड सिचुएशन में है, अपने हमसाया ममालिक के हिसाब से भी, और अपने सबसे बड़े दोस्त या हमायती अमेरिका के साथ जो उसके ताल्लुकात जिस अंदाज में इस वक्त जिस नहज पे पहुंच गए हैं, मेरा ख्याल ये है कि जैसे मैंने बार बार कहा कि ये बीजेपी की हुकूमत को बहुत बड़ा झटका है, और शायद इसीलिए आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर या इससे पहले शायद आपको मोदी की हुकूमत जल्द जाती हुई नजर आए। ये मेरा एक एनालिसिस है। ठीक है, अब अपने हम तीसरे स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। और इस बीच में सैयद उसामा रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मशरकी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे सैलाब और ये जो शदीद बारिशें हैं, इनकी तबाही मजीद कितनी संगीन हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त सैलाबी रेलें जो हैं उनसे बड़ी तबाही इस वक्त मच चुकी है। सतलज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और कहा यह जा रहा है कि जनाब 3 सितंबर तक दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, और उसके बाद ये सैलाब जो है पंजनत से दरिया सिंध में दाखिल होकर सिंध में दाखिल होगा। उसके बाद गुड्डू बैराज में सुपर फ्लड का खतरा है। इस बीच जो रिपोर्ट किया जा रहा है, भारतीय एग्रेशन, वाटर एग्रेशन, भारतीय आबी जारियत जो है वो भी जारी है। मुख्तलिफ डैम्स के उसने गेट खोल दिए हैं, और पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि हम अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को किस हद तक दुश्मन के खाते में डाल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हामिद अल मशरकी साहब, तज्जियाकार हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर हसन अब्बास जो कि एक्सपर्ट हैं वाटर मैनेजमेंट के उमूर के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में फैक्चुअल पोजीशन क्या है? जो भारत पानी छोड़ रहा है उसके हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है? वो अपर रिपेरियन में है, हम लोअर रिपेरियन में हैं, और अगर हमारे और समंदर के बीच में कोई और मुल्क होता तो हम क्या करते उस वक्त? ये ज़रा मुझे बताइए कि हम अपनी गलतियों और कोताहियों को किस हद तक जो है उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मेरे ख्याल में अगर मुझसे फ्रैंकली आप पूछें तो ना इसमें भारत कुछ कर सकता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। जब कुदरत इतना ज़्यादा पानी फेंकती है इस जगह के ऊपर, पहाड़ों के बीच में, तो उसने इसी तरह से चलना होता है जैसे वो चल रहा है। इस पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर डैम होते तो ऐसा ना होता, पाकिस्तान में डैम होते तो ऐसा ना होता। तो इंडिया में डैम ही डैम है। हाँ। रावी पे भी डैम है, चनाब पे भी डैम है, सतलुज पे भी डैम है, ब्यास पे भी डैम है। तो अगर डैम सैलाबों को रोकते तो फिर वो सैलाबों का पानी क्यों छोड़ रहे होते हमारे ऊपर? हाँ। वो नहीं रोक सकते, वो पानी निकल के दरियाओं में आ रहा है। दरिया का वो रास्ता जो है वो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, बल्कि लाखों साल पुराना रास्ता बना हुआ है। पानी ने उसी रास्ते पे आना है। ये जो इंजीनियर स्ट्रक्चर होता है इसकी एक ख़ास कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा जब भी पानी आएगा तो स्ट्रक्चर बचाने के लिए ये तमाम डैम मैनुअल्स यही कहते हैं, चाहे हमारे डैम हो चाहे उनके डैम हो, डैम मैनुअल्स कहते हैं कि जी आपने उस पानी को छोड़ देना, निकाल देना, एक ख़ास हद से ऊपर नहीं आपने जाने देना,
और स्ट्रक्चर को आपने बचाना है। सर वही मैं फैक्चुअल पोजीशन आपसे जानना चाह रहा था, एक तरफ तो डैम बन गए, क्या दूसरी तरफ उस दुश्मन ने तो हमको नहीं कहा ना कि हम डैम्स के बजाय अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाएं, जो दरियाओं के रास्ते का पैठ है उसके बीच में हम अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाएं। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आप अपने जंगल खत्म कर दें, अपने दरख्त सारे काट दें और उसके बाद उस सैलाबी रेले में बहते उनकी स्पीड जो है वो पानी का बहाव तेज हो जाए। ये हमारी भी तो कोताहियां हैं ना सर। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। अब देखिए, इसमें ये जो एक डैम की जो एक कबाहत है, वो ये है कि जब आप एक लार्ज डैम बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे फ्लड गायब हो जाते हैं और जो बड़े फ्लड हैं वो मैग्नीफाई हो जाते हैं, यानी उन्होंने जितनी तबाही करनी थी वो उससे ज्यादा करेंगे। क्योंकि अगर कुदरती तौर पे पानी बह के आ रहा हो तो वो ग्रेजुअली बतदरीज उसमें इजाफा होगा, लेकिन जब वो डैम का स्पिलवे खोला जाता है तो वो अचानक वेव बनती है। और ये सिर्फ इंडिया की तरफ में नहीं बनती, ये जितने भी डैम इनमें बनती है। 1992 में हमारे मंगला डैम के साथ यही कुछ हुआ था, जो इस वक्त सिचुएशन उनके डैम्स में बन रही है। हमने भी अचानक पानी छोड़ दिया था, जेलम का पूरा शहर डूब गया था, 1000 जानें ज़ाया हुई थी, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आए थे, बहुत जानी और माली नुकसान हुआ था। तो हमने भी डैम के गेट खोले थे, हमारी भी हिस्ट्री में है। और उसके बाद में 1994 में वापडा ने खुद ये रिपोर्ट लिखी थी कि डैम फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए ना बनाए गए हैं, ना बनाए जाएंगे, ना बनाए जाते हैं। और उस 1994 की रिपोर्ट में ये वर्ड्स हैं कि अगर कोई फ्लड कंट्रोल डैम की वजह से होता है तो वो इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल उस रिपोर्ट का वर्ड है। तो हमें भी पता है, वापडा वालों को भी पता है, लेकिन बस वो सियासी मुहर्रिकात की वजह से कोई जो है वो आपका ऑफिशियल ये बात इस वक्त ज़बान पे नहीं ला सकता कि ये डैम मैनुअल्स लिखे गए हैं जिस तरीके से, ये उस तरह से डैम्स ऑपरेट हो रहे हैं। और देखिए, ये जो डैम का इंजीनियर होता है ना, वो अपने मैनुअल से 1 इंच इधर उधर नहीं हो सकता, वो उसके लिए बाइबल होती है, उससे कोई किसी किस्म का वो गलती नहीं कर सकता। और ये डैम जो इंडिया में बने हुए हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बाद और जो हमने बनाए हैं, ये सारे अमेरिकन कंपनियों ने हमें डिज़ाइन करके दिए हुए हैं और इनके मैनुअल्स भी उन्होंने लिखे हुए हैं। मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल जिसने डिज़ाइन किया उसी ने मैनुअल भी लिखा है। ठीक है, तो इन मैनुअल्स के बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत सारी बातें क्लियर की। मशरकी साहब, अब डैम्स जो हैं वो फ्लड को नहीं रोक सकते और ना ही उसको रोकने के लिए बनाए जाते हैं, वो तो पानी को जखीरा करने के लिए बनाए जाते हैं। किसने हमें कहा कि हम डैम्स ना बना के हम बिल्कुल जो है 6 महीने खुश्कसाली में गुजारे, उसके बाद 6 महीने पानी के नीचे दबे रहे और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को जनाब हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ये सुपर फ्लड से हमारी $30 अरब का जो है हमारी नुकसान हो गया। ये हमारी अपनी कोताही, इसके ऊपर जो हम सियासत कर रहे हैं सर। देखिए, बिल्कुल देखिए इमरान साहब, मैं माजरत के साथ, मैं एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब की कुछ 1-2 बातों से मैं इख्तिलाफ करता हूँ। बुनियादी बात यह है कि हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि पानी हम रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे। बुनियादी बात यह कि वो अरबों डॉलर का पानी डैम्स ना होने की वजह से हर साल और कितने सालों से जाया हो रहा है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान का पानी जो है वो इंतहाई कीमती पानियों में शुमार होता है, चाहे वो ग्लेशियर से आए, चाहे वो बारिशों से आए या पहाड़ों से आए। ये डैम ना बनाना इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये मुजरिमाना गफलत है और पिछले 40 साल से होती आ रही है। तमाम हुकूमतें इसमें, डिक्टेटर गवर्नमेंट्स भी जिम्मेदार है, इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि देखिए, बात हम ये बात समझते हैं कि जब एक बार बारिश आती है और जिस अंदाज में फ्लड आया और सारा कुछ आया, उसमें इंसानी जो अमल दखल है वो बहुत कम है, लेकिन तैयारी का हुक्म है। हमने एक तो तैयारी हमारी तरफ से बंद बांधने के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, फिर उसके बाद आ रहा है कि किसी ने अपनी शुगर मिल बचाने के लिए सैकड़ों देहात दबो दिए, किसी ने अपनी हाउसिंग स्कीम बचाने के लिए किसी और की हाउसिंग स्कीम दबो दी, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। इसके ऊपर जो बुनियादी बात है वो हमारे लिए सवालिया निशान है। ठीक है, मैं आपका पॉइंट रखूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने डैम्स को बतौर सैलाब से रोकने की जो एक कॉन्सेप्ट था उसकी नफी की थी। उन्होंने डैम्स की तामीर के हवाले से बतौर, अगर हम इसको वाटर रिजर्वायर्स अगर बनाना चाहें तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट उस तरह से नहीं किया था जो गालिबन आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करें। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर हसन अब्बास, कितना ज़रूरी है डैम्स की तामीर पानी को ज़ख़ीरा करने के हवाले से? देखिए, हमने ये नहीं देखना कि दुनिया ने क्या किया है और कितने डैम बनाए और कितने नहीं बनाए। हमने ये देखना है कि हमारे पास इंडस रिवर बेसन में क्या है और क्या नहीं है।
इंडस रिवर का के जो दरिया है ना, उनको हमने समझने के बगैर उधार का पैसा और किराए की सोच से ये डैम्स जो है वो बनाए हैं जो बनाए हैं, और जो आइंदा भी बात कर रहे हैं उसमें भी उधार का पैसा और किराए की सोच इन्वॉल्व है। इंडस को समझा ही नहीं गया। अभी जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान साहब बैठे हैं उन्होंने इस बात का बरमला जिक्र किया है कि वो एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं एज ए एक्सपर्ट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को बताऊं कि इंडस कोलोराडो रिवर नहीं है, इंडस टेनेसी वैली रिवर नहीं है, इंडस नाइल रिवर नहीं है, इंडस इंडस है। इंडस दुनिया का बहुत ही एक मुनफरिद दरिया है। ये वो दुनिया का वाहिद दरिया है इतना बड़ा जो 4 मैकेनिज्म्स पे चलता है, जिसमें ग्लेशियर है, मानसून है, ग्राउंड वाटर है और सरफेस फ्लो है। जो इसका ग्राउंड वाटर है वो दरियाओं के नीचे जो रेत है उसके नीचे पानी की स्टोरेज है बहुत आला क्वालिटी की, 500 मिलियन एकड़ फुट एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी है। और ये तरबेला डैम आपका जो है वो पता नहीं 6 के 7 मिलियन एकड़ फुट का है, इधर 500 मिलियन एकड़ फुट इस वक्त भी आपके पास है। आपने अपनी इस स्टोरेज को अगर आप मैनेज करना शुरू कर दें तो आपको मजीद बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे लेने की जरूरत नहीं है, और किराए के जो है ना एक्सपर्ट्स मैनेज करने की तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अब ये बताइए कि मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी की तरफ जाऊंगा कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है और सैलाबी जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है हमारे 3 दरियाओं में, और उसके बाद जब ये पंजनक से होता हुआ दरिया सिंध में दाखिल होगा, क्या कैपेसिटी आप इस वक्त देख रहे हैं गुड्डू बैराज की, सखर बैराज की, कोटरी बैराज की, किस तरीके से ये आगे जाएगा पानी? देखिए ये तो हाई फ्लड्स हैं और ये मानसून में पहली दफ़ा तो नहीं आ रहे। ये अभी हमने 2022 में भी देखा सिंध में बहुत सैलाब आया, 2010 में हमने देखा सिंध में बहुत सैलाब आया। और सिंध के जो इस वक्त हैं जो कम्युनिटीज़ हैं और जो वहाँ की इस वक्त अथॉरिटीज़ हैं उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लिविंग मेमोरीज में है वो सैलाब। पंजाब के केस में ये है कि पंजाब की लिविंग मेमोरी में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बड़े सैलाब देखे हैं। 1988 का बड़ा सैलाब आया था, उसकी भी याददाश्त बहुत कम लोगों के जहन में है, और बहुत से लोग तो पैदा उसके बाद हुए जो उधर रह रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए तो ये चीज़ नई है, उनके लिए ये सरप्राइज़ है। लेकिन सिंध वालों के लिए अभी अगर ये पानी ज़्यादा इकट्ठा होकर सिंध में जाता है तो सिंध वालों के लिए ये सरप्राइज़ नहीं होगा, वो बैटल हार्डन्ड हैं। और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि सिंध की अथॉरिटीज़ और सिंध की कम्युनिटीज़ अब उसको बेहतर तरीके से डील करने की पोजीशन में है, क्योंकि वो उनको तजर्बा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जनाब सिंध गवर्नमेंट या सिंध के जो लोग हैं वो सैलाब को थोड़ा सा मैनेज करने में उनका बेहतर एक एक्सपीरियंस है। जी 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 ओके जी मशरकी साहब, अब ये इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि ये कैटेस्ट्रॉफी अगला महीना जो है वो पूरा, यानी अगले 15 दिन जो है वो इंतहाई अहम है इस हवाले से। देन उसके बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ, और ये जो पूरा एक साइकिल होगा उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी वो लाइवलीहुड और आपके जो एग्रीकल्चर इकॉनमी होगी। तो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका सहना पड़ेगा हमारी मईशत को इसका। जी बिल्कुल, खुसूसन पंजाब के वजह से बहुत ज्यादा बड़ा झटका है। आप देखिए कि गंदम की प्राइस 2100 रुपए की खरीद से अब 3500 रुपए पे चली गई है। उसके अलावा जो है वो गंदम का जितना बीज स्टोर किया गया था अगली फसल के लिए वो बहुत बड़ी तादाद में इस सैलाब की नजर हो गया है। उसके बाद जो बहुत सारे इलाके हैं जहां पर खड़ी फसलें थी वो तबाह हो गई हैं। उसके बाद बहुत सारे इलाके जहां पर अगली फसल काश्त होनी थी वो नहीं हो सकेगी। तो ये सारी जो सूरत हाल है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल चैलेंज आ रहा है, खुसूसी तौर पर हमारा जो गरीब तबका है, निचले दर्जे का तबका है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, किसान तबके के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये लोग जो अभी डिस्प्लेस होंगे, आगे फिर सर्दियां आ रही हैं तो वो सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगेन बिल्कुल आईडीपीज की सूरत हाल आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो फोर्स मेजर्स हैं वो उस अंदाज के अंदर जिसके अंदर लोगों को घर छोड़ने पड़े, माल मवेशी उनके चले गए। सो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए भी चैलेंज होगा, और उसको किस तरह निपटना है, उसको किस तरह टैकल करना है, उसके अंदर बहुत जरूरी है कि बेहतर प्लानिंग की जाए। उसके अंदर यही बेहतर प्लानिंग जो है मैं डॉक्टर हसन अब्बास से जानना चाहूंगा। सर बिल्कुल लास्ट 1 मिनट है, मुझे बताइए क्या सबक हमें सीखना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए वाटर मैनेजमेंट के हवाले से? देखिए फ्लड मैनेजमेंट जो है ना वो दुनिया में बहुत एडवांस हो चुकी है। किसी ज़माने में फ्लड कंट्रोल की बात होती थी, फिर फ्लड मैनेजमेंट आई और अब फ्लड एडेप्टेशन की बात हो रही है।
अब ये जो भी सर मशरकी साहब जिक्र कर रहे थे कि जी आपने एक सोसाइटी को बचाने के लिए दूसरी को डुबो दिया, इस शहर को बचाने के लिए उस गांव को डुबो दिया, ये पुराना मॉडल था जिसमें आप बंद और लेवीज और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना के फ्लड को कंट्रोल करते थे। तो फिर आप सो कॉल्ड फ्लड मैनेजमेंट में एक जगह को बचाने के लिए दूसरी जगह डुबोते होते थे। अब उस चीज़ से दुनिया बाहर निकल रही है, अब दुनिया अडेप्टेशन प्लान्स पे आ रही है। उसमें आप जोनिंग करते हैं, हैजर्ड जोन्स की मार्किंग करते हैं, हैजर्ड जोन्स में इंश्योरेंस और इस तरह के जो है वो आप इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आते हैं लोगों को बचाने के लिए, उनकी जो है वो माली नुकसान का अजाला करने के लिए। फिर उन हैजर्ड जोन्स की प्रॉपर फ्लड अडेप्टेशन टेक्निक्स होती हैं जिसके बीच में कम्युनिटी एजुकेशन से लेके तो बिल्डिंग कोड्स तक वो सारे के सारे इंटीग्रेट किए जाते हैं। और मेरे ख्याल में अब बहुत हो गया, अब हमें इस किस्म की मॉडर्न फ्लड अडेप्टेशन की तरफ आना होगा। अब ये स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस काम नहीं करेंगे और ये सियासतें जो हैं कि इधर को तोड़ के उधर को बचा लो, रॉबिंग पीटर टू पे पॉल वाली अप्रोच जो है उसका ज़माना ख़त्म हो गया और अब हमें मॉडर्नाइजेशन और फ्लड अडेप्टेशन की तरफ आना होगा। आकाश के इस अजीम तर सानहे से हम हमारे पॉलिसी मेकर्स कुछ समझ पाएँ, और वो जो लोग कहते हैं कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जो है आपको ये काम करने होंगे, तो यकीनन वक्त का तकाजा है कि जनाब वो दोबारा रीथिंक करें, अपनी सोच में तब्दीली लेकर आएँ। क्योंकि हमें किसी ने नहीं कहा, हमें किसी दुश्मन ने नहीं कहा कि जनाब आप साल में 6 महीने जो है वो प्यासे रहें, आपकी जो है ज़मीनें बंजर रहें और अगले 6 महीने जो है पानी के अंदर दबे रहें। ये सिर्फ हमारी अपनी हिमाकतें, हमारी अपनी कोताहियाँ जो आज ये दिन हम भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अल-मशरकी साहब आपका भी, और साथ ही साथ डॉक्टर हसन अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।